के पाक नाम से, जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तैयब शफीक मेरा नाम है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ। वीडियो ये अपलोड करने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे हैं और उनको प्लॉट सेल करते वक्त किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर वो मेरी ये वीडियोज़ को देख लेते हैं, जो मैंने ये पार्ट्स के हवाले से पार्ट्स कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने ये पार्ट्स बना के डाले हैं। तो अगर ये कोई मेरी वीडियो देख लेता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो प्लॉट बेचते वक्त अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करता है तो वो काफ़ी मुश्किलात से, काफ़ी प्रॉब्लम से, जो प्रॉपर्टी की मामलात हैं उसमें से वो बच सकता है। इसी सिलसिले में आज जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें यह है कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट को प्लॉट सेल किया और वो टाइम पर आपको पेमेंट नहीं कर सका और आपने उसको मज़ीद टाइम भी दे दिया, तो आपने ये करना है कि जब तक उस क्लाइंट्स के साथ रिटर्न में डील कैंसलेशन या डील कैंसिल करने का, जैसे अब आपका प्लॉट है, आपने उसका स्टैम्प पेपर पे उसकी रिसीविंग थी या उसकी लेटर हेड पे उसकी रिसीविंग थी, तो आपने क्या करना है कि जो लेटर हेड है उसकी बैक साइड पर उसकी ये डील कैंसिल या डील बैक का आपने लिखवाना है। और वो लिखवाने के बाद जब उसको आपने पैसे वापस दे देने हैं, जिस डीलर के थ्रू डील हुई थी उसकी भी विटनेस डाल लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट किसी से टोकन या बयाना पकड़ना है। इस तरीके से आपने नहीं करना है कि अगर आपको किसी पार्टी के साथ डील कैंसिल हो गई है और आपको उन्होंने टेलीफोन पे बता दिया है कि हमने प्लॉट नहीं परचेज करना है, तो अभी आपकी लिख के दी हुई जो रिसीविंग अभी उनके पास ही है, तो आप अभी किसी से भी नेक्स्ट किसी से पैसे ना पकड़ें। इसमें होता यह है कि आप लेट सपोज आपसे जिन्होंने डील की थी और वो आपको टेलीफोन पे बता देते हैं कि हमारे से पेमेंट का अरेंज नहीं हुआ और ये हमारी डील कैंसिल हो गई, और अब आपने रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं किया और आप किसी और से जाके अगर पैसे पकड़ लेते हैं या टोकन पकड़ लेते हैं या बयाना पकड़ लेते हैं, तो उसका आपको ये नुकसान हो सकता है कि कल 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो कहते हैं ये हमारे से पेमेंट का अरेंज हो गया। तो अब ये है कि जिनको आपने पहले लिख के दे दिया उनके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं, नए बंदों से भी आपने पैसे पकड़ लिए हैं। अब ये होगा, या तो आप पीछे वाले को प्लॉट देते हैं तो आगे वाले को नहीं देते, तो आगे वाला जो बंदा है जिसको आपने अगर दूसरे क्लाइंट से पैसे पकड़े वो आपको कहेगा मुझे बयाने के साथ बयाना वापस दें। इसलिए जब भी आप किसी के साथ भी मामला आपका होता है और वो डील फाइनलाइज नहीं होती टोकन या बयाना, तो आपने जब तक वो डील कैंसिल का लिखाई या जिसमें लिखत पढ़त में नहीं आ जाती वो चीज़, आपने तब तक किसी क्लाइंट से उस प्लॉट का बयाना या टोकन नहीं पकड़ना। जब ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में आ जाएं और आप उनके पैसे भी वापस दे दें और उनसे जो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे लिख के वो भी वापस ले लें। वो वापस लेने के बाद फिर आपने किसी नए क्लाइंट के साथ उस प्लॉट की डील करनी है। बयाने के ऊपर उसी प्लॉट का किसी और क्लाइंट से बयाना आपने नहीं पकड़ना। इसमें भी आपका नुकसान हो सकता है और आप अगर इस तरह की सिचुएशन करते हैं तो आप फंस जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि प्लॉट सेल करते वक्त अगर आपको प्लॉट की ऑफ़र 10,000 ऊपर या 20,000 ऊपर आ जाती है और आप 15 दिनों बाद फिर दूसरा डीलर आपको 20-25,000 ऊपर ऑफ़र दे देता है, फिर कुछ टाइम बाद आपको ऑफ़र्स चेंज हो रही हैं, तो उसमें मेरा आपको ये सजेशन है कि फिर आप बिल्कुल रुक जाएँ। मुमकिन है कि वहाँ पर उस एरिया में प्लॉट का रेट इंक्रीज़ हो रहे हों और वो आपका 1-2 माह या 3 माह वहाँ पर रुक जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो उसके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं उसमें अब आपको 100% कन्फर्म तभी हो सकता है जब आप 2-3 माह उसका वेट करेंगे। तो उसके बाद फिर किसी न किसी रेट के ऊपर आप उसको प्लॉट को फाइनलाइज़ करें। उसमें आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अब आप डिले कर जाएं और उस पर वेट करें। बयाने के पैसे मैंने आपको ये बताना था कि पॉइंट नंबर 3 है कि बयाने के पैसों को या टोकन के पैसों को जब तक आपको फुल पेमेंट नहीं होती आप उनको यूज़ ना करें। ना आप उस अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करें, ना उन पैसों को आप कहीं पे और जाके यूटिलाइज़ करके किसी और प्लॉट का बयाना दें या टोकन करें। आपके साथ एक पार्टी ने कमिटमेंट की है और आप उस कमिटमेंट के ऊपर आगे किसी के साथ कमिटमेंट ना करें। चौथा पॉइंट इसमें मैंने आपसे ये करना था कि जो डीलर आपको जल्दी डाले, आप क्या करें कि जो जल्दी में हो आप उस डीलर से, उस प्रॉपर्टी एजेंट से बचें। जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे आपको लेके चलना चाह रहा है, जल्दी में है, तो वो जल्दी करना चाह रहा है, उस प्रॉपर्टी डीलर से भी आप बचें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चलने वाले डीलर होते हैं ये अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके प्लॉट का भी नुकसान कर देंगे या किसी ऐसी गलत पार्टी के आपको हाथ में आपका डील करवा देंगे जिसमें कल को आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए डील उसी बंदे से करें जो तहम्मुल से नॉर्मलाइज होकर काम करे, जो बहुत ज़्यादा आपको जल्दी में डाले, बहुत ज़्यादा जल्दी मामला को करवाने की कोशिश करें, उससे अवॉइड करें, उससे एक्टिव हो जाएं
और अपनी सोच विचार करें और गौर व फिक्र करें कि ये मेरे साथ कहीं कोई उल्टा सीधा कोई मामला मेरे साथ ना हो जाए। जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चल रहा हो, आपने उस पर ज़्यादा मोहतात हो जाना है, ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि प्लॉट सेल करते वक्त जो ओनर हैं प्लॉट्स के, उनको इसलिए भी बाज़ का फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो किसी ऐसे डीलर के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनका काम ही ये होता है सुबह से लेकर शाम तक कि आज हमने किस बंदे को फंसाना है और आज हमने किसकी गर्दन काटनी है। अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल आप जब किसी ऐसे बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं तो उसका आपको ये नुकसान होता है क्योंकि वो तो एक टारगेट सेट करके बैठा हुआ है कि आज जो मेरे पास बंदा आ जाएगा या कोई बंदा सेलर आता है तो मैंने उसको इस तरीके से अपने ये मामला को करना है। मुमकिन है कि उसकी 1 माह या 2 माह डील ही नहीं हुई, तो अब वो क्या करेगा, वो सारी लाइबिलिटी या जो सारे उसके पेंडिंग खर्चे थे वो आपके प्लॉट के ऊपर ही फोकस कर लेगा और वो इसी सोच के ऊपर ही। ये तब होता है जब आपने अपना होमवर्क कंप्लीट ना किया हो। ये उस वक्त इस तरह के जो टाइप के डीलर हैं जो 100 में से 70-80% हैं, उनसे फिर आप इस तरीके से ही बच सकते हैं। जब आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा तो आप बच जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज जो ये इस तरह का टारगेट सेट करके बैठे होते हैं कि आज हमने किसकी गर्दन काटनी है, तो फिर आप उन लोगों से नहीं बच सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि प्लॉट जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ नहीं बढ़ती ज़िंदगी में, मैंने अपने ये देखा है कि जो लोग हैं, कुछ बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं और वो फ़ायदे में सेल कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं लेकिन वो फ़ायदे की तरफ नहीं जाते, वो नुकसान की तरफ चले जाते हैं। इसमें मेन पॉइंट जो है, मेजर पॉइंट है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये होता है कि जब आप अपने प्लॉट की ज़कात नहीं निकालते, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लोग आपसे ख़र्च करने के बारे में पूछते हैं कि हम कौन सा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें, तो आप इनको फरमा दीजिए कि हर वो माल जो ज़रूरत से ज़्यादा है। अब होता ये है कि आपके पास एक घर है और वो आप उस घर में रह रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो आपकी सारी ज़रूरत से अलावा हैं। अब आप कहते हैं नहीं मेरे तो 4 बच्चे हैं, ये मैंने 4 बच्चों के लिए प्लॉट्स लिए हैं, वो आपकी सोच है। अल्लाह की नज़र में वो सारा माल ज़रूरत से ज़्यादा है। अब ये तो मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सारा खर्च कर दें, लेकिन ये है कि उस प्लॉट्स की, उस प्रॉपर्टी की जब आप ज़कात निकालते हैं, ज़कात निकालने का आपको ये फ़ायदा होता है। एक तो अल्लाह का हुक्म है, इसमें हमने फ़र्ज़ है। दूसरा ये जो दुनियावी लिहाज से जो फ़ायदा हमें इसका दुनिया में मिलता है, आखिरत में तो अल्लाह की मेहरबानी से वो मिलेगा, लेकिन जो दुनिया में मिलता है वो ये होता है कि आपका माल पाक हो जाता है। जब आप सदका देते हैं, आपके ऊपर जो बलाएँ आनी थी, आपको जो गलत बंदे मिलने थे, जो गलत डीलरों के हाथे में आपका प्लॉट जाना था, या गलत कोई ऐसे क्लाइंट के पास चला जाना था जिसने आपको पेमेंट ही टाइम पर नहीं देनी थी। अब क्या होगा, जब आपने अपने सदकात या सदके दे रहे हैं तो वो उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपको गलत बंदा आपके मत्थे ही नहीं लगेगा, आपको वो फेस ही नहीं करना पड़ेगा, गलत बंदा आप तक पहुँचेगा ही नहीं। और इसके अलावा तीसरा स्टेप होता है, देखें सदक़े से आपकी बलाएँ टल जाएंगी। जब आप ज़कात निकालते हैं, ज़कात से आपका माल पाक हो जाएगा। तीसरा आ जाता है खैरात। खैरात करने से ये होता है कि आपका माल बढ़ता है। अब आप खैरात करते हैं, इसकी लिमिट ही कोई नहीं है। ज़कात की एक लिमिट है कि आपने 2.5% देनी, लेकिन खैरात की कोई लिमिट नहीं है। वो आप जितनी भी दे सकते हैं, जितनी आपकी तौफ़ीक है या जितना आपके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात पैदा कर रही है वो ख्वाहिश। अब खैरात से आपका माल बढ़ता है। इसके अलावा चौथा एक पॉइंट है जो लोगों को कम पता है। जब मैं DHA में काम करता था तो ये पॉइंट मुझे वहाँ से पता चला कि चौथा एक पॉइंट है। वहाँ पे भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो ये मेरा कंसेप्ट उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने मुझे बताया कि चौथा भी मामला है। और चौथा मामला क्या है, वो ये है कर्ज़ हसना। कर्ज़ हसना ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात सूरत मुज़म्मिल के आखिरी आयात में फरमाती है कि तुम कर्ज़ हसने देते रहा करो। कर्ज़ हसना ये, और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। अब कर्ज़ हसना ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को या ज़रूरतमंद को जानते हैं और आपको पता है कि इसको ये ज़रूरत है, और आपको ये भी पता है कि ये जो मुझे पैसे मैं इसको दे रहा हूँ ये मुझे वापस नहीं मिल सकते, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली पोजीशन इस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये मुझे पैसे वापस दे सके। लेकिन आप उसको दे देते हैं कर्ज़, और ये कहते हैं कि जब आपके पास होंगे तब आप मुझे वापस कर देना। या वो कहता है कि मैं आपसे कर्ज़ा ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं 2 लाख 4 लाख या 50,000, लेकिन मैं ये आपको तब दूंगा जब मेरे पास हुए, आप मेरे से डिमांड नहीं करेंगे। ये एक चौथा स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप ज़कात देते हैं तो आपको ये पता होता है कि मेरे पैसों में से ज़कात निकाली गई और ये मैंने फ़र्ज़ की अदायगी कर दी। खैरात करते हैं, आपको उसके पीछे एक लालच नज़र आ रहा होता है कि ये मेरा माल इससे बढ़ेगा। सदका आप दे रहे हैं तो आपको लगता है कि इससे मेरी बलाएँ टलेंगी। लगता क्या, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है। लेकिन जब आप कर्ज़ हसना देते हैं तो वो ना तो आपकी खैरात की अदायगी हुई है, ना आपकी सदक़े की अदायगी हुई है, ना आपकी ज़कात की अदायगी हुई है। कर्ज़ हसना एक चौथा पॉइंट है।
जो लोग अपने दौलत में से, अपने माल में से ये 4 चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मैंने आज तक अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके प्लॉट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी ज़िंदगियों में, उनके बच्चों की और उनकी अपनी सेहतों में भी बड़ी ज़्यादा बरकत रही है। मेन पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ जो नहीं बढ़ती, ये मेन मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको वीडियोस के लास्ट में बताया है। ये मेन पॉइंट है। जो लोग मैंने देखा है ज़कात टाइम पे निकालते हैं अपने माल की, सदका देते रहते हैं, गाय बगाए खैरात करते रहते हैं, कर्ज़ हसना भी गाय बगाए देते रहते हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा तो उनको गलत बंदे मिले हों, या उनकी प्रॉपर्टी डी वैल्यू हुई हो, या उनकी वैल्यू प्रॉपर्टी की ज़्यादा थी तो वो कम पे बिक गई हो, या जो तब बिक गई तो वो रेट ही नहीं बढ़ा और जैसे ही वो बेचते गए हैं पता चला है कि वो 6 माह बाद वो प्रॉपर्टी तो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से बचा लेती है, क्योंकि इंसान की अक्ल नाक़िस है। हम एक महदूद हद तक के लिए डिसीजन कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को क़यामत तक का और क़यामत के बाद तक का इल्म है। तो फिर जब अल्लाह की ज़ात ने हमें फ़ायदा देना होता है तो फिर ये होता है कि हमारे से अल्लाह ताला की ज़ात फ़ैसले उस तरीके से करवा देती है। इसलिए होपफुल उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।